गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन शुरू कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट लेसन है। पहला लेसन है संसाधन व विकास। ये चैप्टर पढ़ेंगे हम। अब देखिए, सबसे पहले इसमें जो शब्द आया है वो है संसाधन, अर्थात जो संसाधन है वो क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसाधन के बारे में। अब देखिए, संसाधन होता क्या है। संसाधन का मतलब ये होता है कि हमारी प्रकृति में कई चीज़ें, कई प्रकार के भंडार भरे हुए हैं हमारी इस धरातल में, हमारी पृथ्वी में, हमारी प्रकृति में। तो जो मनुष्य होता है वो मनुष्य क्या करता है, इन वस्तुओं का उपयोग करता है। इन वस्तुओं का उपयोग करता है, अपने उपयोगी बनाता है, इन वस्तुओं को काम में लेता है। और इस आधार पर क्या है कि जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं उपयोगी बनती है मानव के लिए। तो मनुष्य क्या करता है, अपने विवेक से इन वस्तुओं को उपयोग में लेता है। तो संसाधन की परिभाषा अगर हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो संसाधन की परिभाषा होती है कि प्रकृति में उपलब्ध वे पदार्थ या वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करती है वो संसाधन कहलाती है। अब हमारे धरातल में या हमारी प्रकृति में कई चीज़ें ऐसी, असंख्य चीज़ें हैं जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करती है। और ये जो आवश्यकताएं होती है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण ये जो वस्तुएं होती है वो सभी संसाधन का रूप बन जाती है, अर्थात संसाधन वो कहलाती है। ठीक है। तो हमारी प्रकृति में कई चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें सभी मिलकर क्या करती है कि हमारी आवश्यकता को पूरा करती है। और आवश्यकता को पूरा करने के कारण ही उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। दूसरा जो शब्द है इसमें, दूसरा है विकास। अर्थात इस लेसन में हम एक तो संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा विकास के बारे में पढ़ेंगे। विकास का मतलब क्या है, डेवलपमेंट। अर्थात मनुष्य की प्रकृति यह होती है कि वो निरंतर प्रगति करना चाहता है। निरंतर प्रगति करना चाहता है इसलिए क्या है कि हमेशा वो अनवरत लगातार आगे की ओर बढ़ता जाता है। कई प्रकार की चीज़ें जिनका वो उपयोग पहले नहीं जानता था उनका उपयोग वो करना सीख जाता है। और धीरे धीरे कई प्रकार की विशेषताएं जुड़ती जाती है, जिसे हम विकास के अंतर्गत लेते हैं। अर्थात उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसाधन। तो ये जो संसाधन है, ये संसाधन किस तरीके से उपयोगी होते हैं और ये जो संसाधन है इनका वर्गीकरण किस तरीके से, किस आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो संसाधन है, वो जो संसाधन है, इन संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। तो इन संसाधनों का जो वर्गीकरण है, देखिए आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मानव की, तो मानव क्या है कि मानव के ऊपर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। तो एक तो है इसकी मतलब जो मानव है वो किस तरीके से वस्तुओं का निर्माण करेगा। तो सबसे पहले तो होती है जो भौतिक पर्यावरण है, उस भौतिक पर्यावरण अर्थात जो हमारी प्रकृति होती है, इस प्रकृति के द्वारा कई चीज़ें उसे प्राप्त होती है। दूसरा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी। अर्थात वर्तमान समय में वो विकास की ओर अग्रसर है। कई प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके माध्यम से वो वस्तुओं का उपयोग करना सीखता है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, संस्थाएं। तीसरी चीज़ क्या होती है, संस्थाएं। अर्थात उन संस्थाओं के द्वारा भी वो क्या करता है, उन वस्तुओं का उपयोग करना सीखता है, वस्तुओं को बनाता है और जो उपयोगी चीज़ें हैं उनको वो काम में लेता है। अब देखिए, प्रक्रिया बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है। जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण आप जानते हो किसे कहते हैं। हम हमारी आंखों से जो भी चीज़ें सब देख रहे हैं ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आती है। अर्थात मनुष्य को चारों तरफ से जो भी घेरे हुए है, अर्थात हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं उपलब्ध होती है, विद्यमान होती है, वो हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आती है। और इन पर्यावरण में जो वस्तुएं होती है, इन वस्तुओं को जो मानव होता है वो अपने विवेक और जो प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से उपयोग करना सीख जाता है, इसको उपयोग में ले लेता है। इसके बाद में देखिए, अगला जो है वो है हमारा
कि जो ये संसाधन होते हैं, इन संसाधनों का जो वर्गीकरण है, अर्थात इनका जो बंटवारा है, इनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है। तो सबसे पहला तो है उत्पत्ति के आधार पर। जो उत्पत्ति के आधार पर है वो संसाधन होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है जैविक और एक होता है अजैविक। अब इसे हम जैव भी कह सकते हैं और अजैव भी कह सकते हैं। तो जैविक जो संसाधन है वो क्या होते हैं? जैविक संसाधन का मतलब है जिनमें ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाता है वो तो क्या होती है? जैविक होती है, अर्थात जो गति कर सकती है, जिनमें जीवन पाया जाता है वो सभी क्या कहलाएगी? वो सभी जैविक कहलाएगी। दूसरा होता है अजैव, अर्थात जिनमें जीवन संभव नहीं है, जो गति नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होते हैं? अजैविक होते हैं। ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का देखा आपने? दो प्रकार का। अर्थात जो संसाधन है उनका वर्गीकरण दो तरीके से होता है, पहला जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक में क्या आएंगे? जैविक में जिनमें जीव पाया जाता है वो जैविक है, और जिनमें जीव नहीं पाया जाता वो अजैविक है। अर्थात कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैविक को हम सजीव भी कहते हैं और अजैव को हम निर्जीव भी कहते हैं। तो हमारे पर्यावरण में क्या है कि कुछ वस्तुएं या कुछ चीज़ें ऐसी है जिनमें तो जीवन पाया जाता है, वो तो क्या कहलाती है? जैविक या सजीव वस्तुएं कहलाती है। जबकि कुछ ऐसी है, अर्थात कुछ कारक ऐसे हैं जो अजैविक होते हैं, अर्थात जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। निर्जीव अपने आप गति नहीं करते हैं, बल्कि सजीव अपने आप गति करते हैं। अब देखिए दूसरा है समाप्यता के आधार पर, अर्थात कोई वस्तु हमारी प्रकृति में कितनी है। अगर वो कम है तो जल्दी समाप्त हो जाएगी, और जो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा समय तक चलेगी। अर्थात कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनकी समाप्ति है, उन समाप्ति के आधार पर, अर्थात उनकी जो मात्रा है उसके आधार पर क्या है? उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है नवीनीकरण और दूसरी होती है अनवीनीकरण। नवीनीकरण को हम बोलते हैं नव्यकरणीय, और दूसरी होती है अनवीनीकरण, उसको बोलते हैं अनव्यकरणीय। अर्थात दो तरीके की हो गई, एक तो है जो समाप्त हो सकती है, जबकि दूसरी ऐसी है जो समाप्त नहीं हो सकती। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो नवीकरणीय होती है वो क्या होती है। तो नवीकरणीय का मतलब ये होता है कि हमारे पर्यावरण में कुछ वस्तुएं या पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ये हमारी प्रकृति से समाप्त नहीं होंगे अगर हम इनका उपयोग कम करें या ज़्यादा करें, लेकिन ये हमारी प्रकृति से समाप्त नहीं होगी, ये हमें हमेशा मिलती रहेगी। तो इसे तो हम कहते हैं नवीकरणीय। अर्थात मनुष्य अपने प्रयासों और विवेक के आधार पर जब वस्तुओं को दोबारा प्राप्त कर सकता है, दोबारा उपयोग कर सकता है, दोबारा उपयोगी बना सकता है, वो नवीनीकरणीय कहलाती है। ठीक है। और ये वस्तुएं ऐसी होती है या ये संसाधन ऐसे होते हैं जो असीमित होते हैं, अर्थात ये असीमित है। असीमित का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? असीमित कहते हैं। अर्थात आप इनका कितना ही उपयोग कर लो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तीसरी चीज़ होती है कि ये जो संसाधन है जब हम इनका उपयोग करते हैं तो किसी प्रकार का कोई प्रदूषण भी नहीं होता। अर्थात जो नवीनीकरणीय है, इन नवीनीकरण ये जो संसाधन है अगर इनका उपयोग आप करेंगे तो इनसे क्या होगा कि जो प्रदूषण है वो प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि अनवीनीकरणीय होते हैं। अनवीनीकरण का मतलब है कि इनको दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात कुछ संसाधन ऐसे हैं हमारे धरातल में जिनका उपयोग हम एक बार ही कर सकते हैं, अर्थात बार बार इनका उपयोग नहीं कर सकते। और ये जो वस्तुएं इनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, हजारों लाखों सालों में जाकर ये बनते हैं। तो हमारे धरातल में कुछ संसाधन ऐसे हुए जो अनवीनीकरणीय, अर्थात मनुष्य अपने प्रयासों और विवेक के द्वारा इनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता, तो इसे हम अनवीनीकरण कहते हैं। इन संसाधनों को सीमित संसाधन कहते हैं, अर्थात इनकी एक निश्चित सीमा पाई जाती है। अब जब एक बार ये हमारे धरातल से समाप्त हो गए, हमारी प्रकृति से समाप्त हो गए, तो अब इनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इनको बनने में हजारों लाखों साल लगेंगे, धीरे धीरे इनके निर्माण की प्रक्रिया होती है जो अपने आप चलती रहती है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि ये जो संसाधन है जब इनका उपयोग किया जाता है, तो जब इनका उपयोग करते हैं
तो उस उपयोग के आधार पर क्या है कि इनमें क्या है कि हम बात करें तो प्रदूषण फैलता है। अर्थात ये जो संसाधन है अगर इनका उपयोग लिया जाएगा, कौन से संसाधनों की बात कर रहे हैं, अनवीनीकरणीय संसाधनों की। तो अनवीनीकरणीय संसाधनों का जो उपयोग किया जाएगा तो इनसे क्या है, प्रदूषण फैलता है। जैसे कई प्रकार का प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ठीक है। तो ये जो प्रदूषण है इनके द्वारा ये फैलता है। अगर हम बात करते हैं इनके उदाहरणों की, तो जो उदाहरण है वो ये है कि अगर हम नवीनीकरण की बात करते हैं तो उदाहरण में हम ले सकते हैं जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ठीक है। ये ऐसे संसाधन हैं जो हमारे धरातल से कभी हमारी प्रकृति से कभी समाप्त नहीं हो सकते। सौर ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा और हम सौर ऊर्जा बनाते रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये असीमित है, ख़त्म तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। लगातार ये हमें प्राप्त होता रहेगा, लगातार हम इनका उपयोग करते रहेंगे। दूसरी बात करते हैं हम जैसे जल ऊर्जा। अब जल क्या होता है कि जल ऐसा संसाधन है जो बिल्कुल स्थिर रहता है। अब उसका रूप परिवर्तित होता है, तो कभी हम देखते हैं कि भाई जो जल की कमी है वो जल की कमी हो गई है, लेकिन जो जल है वो जल तो हमारे वायुमंडल में तो वही रहता है। जैसे हम स्थल की बात करते हैं तो महासागरों में, नदियों में, इनमें जल होता है। वो कभी क्या होता है कि उसका वितरण असमान हो जाता है, बाकी जो जल है वो उसकी मात्रा एक जैसी रहती है, ठीक है। अब ये जो जल है ये हमें प्राप्त होता रहेगा, इससे हम क्या करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे। अर्थात ये भी एक ऐसा संसाधन है जो हमेशा विद्यमान रहता है, ठीक है। हवा की बात करते हैं, पवन, जो पवन होती है, उस पवन के द्वारा भी हम जैसे संसाधन है उसका निर्माण कर सकते हैं, अर्थात संसाधन के रूप में इसको काम में ले सकते हैं। जो पवन है वो ऐसी चीज़ है प्रकृति की जो हमें प्राप्त होती रहेगी, हमें मिलती रहेगी और हम इनके द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं, ऊर्जा बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर अगर इसके आधार पर हम देखें, अर्थात इसकी जो उपलब्धता है उसके आधार पर देखें, तो जो दोनों प्रकार के जो संसाधन हमारे लिए नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, दोनों प्रकार के जो संसाधन है वो दोनों प्रकार के संसाधन ही, वैसे तो दोनों प्रकार के संसाधन उपयोगी, लेकिन इनका जो उपयोग है वो अलग अलग आधार पर हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे क्लास कल पढ़ेंगे।